जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक रेप की घटना हुई और दूसरी घटना जो पुजारी को जिंदा जला दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बीजेपी यही कह रही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से हाथरस के लिए रवाना हो गए, उसी तरीके से अगर वो राजस्थान में चले जाते तो परिवार को थोड़ी सी संभावना मिलती। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधी के साथ खड़ी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी हमेशा जिसने अपराध किया होता है उसके खिलाफ खड़ी होती है और उसको अंतिम सजा तक उसको लेके जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार है कि जातिवादी हमले कराने की विपक्ष की ये साजिश थी। अभी बहुत सारी चीजें कहना बहुत जल्दी होगी। अभी ये सारा का सारा विचाराधीन है। इस पे सारे के सारे पर अभी सीबीआई जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले को लेकर जहां देश में आक्रोश का माहौल है, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां भी राजनीति करने पे लग चुकी है और उसी को देखते हुए राजस्थान में भी एक ऐसी खबर आई कि एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। और इस पर हमारे से बात करने के लिए है वीरेंद्र कसाना जी। आपको बता दें कि ये नई दिल्ली जिला से कांग्रेस के नई दिल्ली जिला से अध्यक्ष हैं और हमारे साथ है उपाध्यक्ष सागर श्रीवास्तव जी, ये भी कांग्रेस के नई दिल्ली जिला के उपाध्यक्ष हैं। सर, मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस ने इतनी उत्सुकता दिखाई और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 बार उस पीड़िता से मिलने के लिए अपने हजारों कार्यकर्ता, अपने हजारों समर्थकों के साथ वहां पर गए, लेकिन बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक रेप की घटना हुई और दूसरी घटना जो पुजारी को जिंदा जला दिया गया, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, कोई भी अपराध है वो अपराध है और अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ना कि उस अपराधी को किसी भी तरह का संरक्षण दिया जाए। जहाँ तक बात हाथरस की है, वो आप सब ने देखा किस तरह से उस बच्ची को 14 दिन तक किसी ने नहीं पूछा और जब अंतिम समय में उसको दिल्ली यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। और कितने दुख की बात है कि केंद्र सरकार के अधीन जो एम्स अस्पताल है, उन्होंने अपने यहाँ दाखिल ना करके सफदरजंग अस्पताल में उसको रेफ़र कर दिया। अंततोगत्वा उस बच्ची को हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन उस बच्ची ने अपनी जान गंवाकर देश को ये एहसास करा दिया कि आज राज्य सरकारें कितनी संवेदनहीन हो चुकी हैं। योगी सरकार के ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि उन्होंने इतने समय तक उस बच्ची को किसी तरह की कोई सहायता प्रदान नहीं करी और अंतिम समय में जब बच्ची को वो समय था कि उसके पेरेंट्स उस बच्ची का आखिर अपने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार तो करने में उनको शरीक करना चाहिए था, वो भी नहीं होने दिया। पुलिस का पूरा पहरा रहा। डीएम साहब ने जो व्यक्तित्व वहाँ पर दिया वो आपके सामने है। जहाँ तक बात है राज्य सरकार राजस्थान की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार वहाँ पर है, अशोक गहलोत जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो राहुल गांधी जी वहाँ पर क्यों जाएंगे? प्रियंका गांधी जी क्यों जाएंगी? अमित शाह जी को जाना चाहिए। अमित शाह जी वहाँ पर जाएं, उनका स्वागत है। विपक्ष वहाँ पर जाए, उनका स्वागत है। वहाँ पर अगर विपक्ष जाता है तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर उनका स्वागत लाठियों से नहीं करेगी, उनका स्वागत जो है उनको संरक्षण दे के करेगी। और आपका स्वागत है, आज आप भी जाइए, बात कीजिए। अपराधी के साथ कभी कांग्रेस खड़ी नहीं होती है, कांग्रेस हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी होती है, अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती है। लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि अपराधियों को संरक्षण जो कांग्रेस की सरकार में दिया जा रहा है, जिस तरीके से खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, एक दिन दहाड़े एक पुजारी को कुछ जमीन के लिए जला दिया जाता है, लेकिन वहां पर पुलिस पे भी आरोप लगा है कि उनको वही जो हाथरस वाली घटना है कि उसके जो अधजला जो शरीर था उसको आधी रात में जलाने की कोशिश की गई। मंत्री कोई पहुंचा नहीं, कांग्रेस का विधायक कोई पहुंचा नहीं। तो आप किस तरीके से, बीजेपी यही कह रही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से हाथरस के लिए रवाना हो गए, उसी तरीके से अगर वो राजस्थान में चले जाते तो परिवार को थोड़ी सी संभावना मिल जाती। मैंने अभी आपको बताया कि माननीय अशोक गहलोत जी ने एक बयान जारी करके कहा था
ट्वीट करके कहा था कि ओपोजिशन पार्टी अगर आना चाहे तो उनका स्वागत है, हम लोग पूरे परिवार का ध्यान रखे हुए हैं। हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो क्षेत्रीय नेता उस घटना से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने पूरा उस परिवार का ध्यान रखा और ऑपोजिशन के लिए भी इनवाइट किया कि यदि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर इस घटना के ऊपर संज्ञान सही से नहीं ले रही है या कोई कार्य नहीं कर रही है तो आपका भी स्वागत है। ऐसा नहीं है, आपके सामने निर्भया का मामला भी है। आप याद कीजिए कि माननीय अध्यक्षा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी जी ने निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा था, ये कांग्रेस पार्टी थी। निर्भया के भाई को पायलट बनाया, ये राहुल गांधी जी थे। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधी के साथ खड़ी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी हमेशा जिसने अपराध किया होता है उसके खिलाफ खड़ी होती है और उसको अंतिम सजा तक उसको लेके जाती है। कांग्रेस पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती, लेकिन जो हाथरस के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, हाथरस में जो एक महिला जो भाभी बनकर जो उनके घर में रह रही थी, उसके नक्सली जो वादी सोच है उसको सामने आए हैं और कुछ एक वेबसाइट का भी जिक्र किया गया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कि जातिवादी हमले कराने की विपक्ष की ये साजिश थी। देखिए, इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहले जो जांच हो रही थी वो स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी, अभी जांच सीबीआई के पास है। अभी सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई व्यक्तित्व तो आया नहीं है। आपने देखा होगा कि सुशांत के मामले में मीडिया ने किसी को सोने भी नहीं दिया, दिन रात टीवी के ऊपर एक ही चीज़ चल रही थी कि सुशांत का मर्डर हुआ है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सत्य आ गया सामने कि वो आत्महत्या थी। तो इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ें कहना बहुत जल्दी होगी। अभी ये विचार का ये सारा का सारा विचाराधीन है, इस पर सारे के सारे पर अभी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर लेगी तो हमारा तो फिर भी ये कहना है, जो भी दोषी हो, अगर कोई षड्यंत्र में शामिल है, अगर किसी ने षड्यंत्र किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने रात को 2:30 बजे उस बच्ची को बिना परिवार के और बिना किसी संस्कार के वहाँ पर जलाया। सर, आपने बात करी सीबीआई की, लेकिन विपक्ष तो लगातार सीबीआई को सरकार का तोता मानता रहा है, तो आप कैसे विश्वास करते हो सीबीआई की जो यहाँ पर जो सीबीआई जांच कर रही है उस पर आप कैसे विश्वास करते हो? नहीं, अब हमारे पास में और कोई चारा नहीं है, लाचारी है। सीबीआई के ऊपर ही हमारे को विश्वास करना होगा क्योंकि जो परिवार ने मांग की थी, आपको याद हो, उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात की थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि किसी रिटायर्ड जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी जी की, उन्होंने मांग की सीबीआई की, केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। फिर भी हमें इतना लगता है कि जो तथ्य, जो सबूत वहाँ पर मौजूद हैं उनको नकार नहीं सकता कोई भी। कैसे कोई नकार देगा कि रात को 2:30 बजे बिना किसी को इजाज़त के, बिना परिवार को शामिल किए हुए, बिना किसी संस्कार के एक बच्ची को जिंदा जलाया, वहाँ पर मौत के बाद जलाया। साना जी, इस पर लेकर एपी सिंह जो एक निर्भया के जो दोषियों के वकील रहे हैं, वो इस केस को भी जो इस केस में जो आरोपी है, हाथरस केस में जो आरोपी है उसके पक्ष के भी वकील है, उनसे मेरी बात हुई थी, दिल्ली दस्तक की जो बात हुई थी, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि इस जो दोषियों हैं, जो दोषी हैं, उनको आरोपी जानबूझकर बनाया गया है और जो लड़की है उसकी उसे जो मारा है उसके परिवार वालों ने मारा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप भी एक वकील हैं। देखिए, एपी सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ। एपी सिंह जी दोषियों के वकील हैं। अगर कोई दोषियों का वकील है तो वो ये तो कहेगा नहीं कि दोषियों ने अपराध किया। उसकी पहली कोशिश और आखिरी कोशिश यही रहेगी कि उसके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उसको बचाने की कोशिश रहेगी। ये सारा का सारा जो मामला कोर्ट में आएगा, जब गवाहियों पे आएगा, जो सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके अंदर क्या क्या तथ्य वो सामने लाएंगे, क्या क्या साक्ष्य सामने लाएंगे, उससे तय होगा, ना कि एपी सिंह जी के या किसी और के कहने से तय होगा। वापस चलते कसाना जी राजस्थान की ओर। राजस्थान में जो एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें तकरीबन 1 घंटे में जो रजिस्टर्ड केस हैं रेप के वो लगभग 3 के आसपास होते हैं, लेकिन वहीं राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो रेप केस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो राजस्थान है और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर शासित है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं बात करना चाहता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 के चुनाव की, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे और उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के एक बात कही थी, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद 2014 से लेकर 2018 तक
1,75,000 बलात्कार के मामले भारतवर्ष के अंदर दर्ज होते हैं और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जघन्य अपराध है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। अगर राज्य सरकारें कुछ नहीं करती हैं तो केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये अपराध रुकना चाहिए। आज हमारी बच्चियाँ, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, घर से निकलने में उनको डर लगता है। और आप देखिए कि 5 साल में जो वादा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बेटी बचाओ, वो बातें कहाँ गई? वो खाली चुनावी वादे रह गए। आज आपने कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हैं, कितनी जल्दी मुकदमों के अंदर फैसले होते हैं। हाँ, जो मुकदमा मीडिया में हाईलाइट होता है उसके ऊपर ज़रूर फैसला भी जल्दी होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बन जाती है। लेकिन क्या 5 साल में, जैसे मैंने बताया, 2014 से 2018 तक 1,75,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। क्या हर एक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में है? क्या वो मामला ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा जिसको मीडिया उठाएगा? सर, दोष किसका है इसमें? सरकार का दोष है या कहीं ना कहीं कानून की जो कमी है? जिस तरीके से दोषी खुलेआम बाहर घूमते हैं, निडर बाहर घूमते हैं, आए दिन रेप की घटना बढ़ती रहती है। और हाल में ही एक इंटरनेशनल जो खिलाड़ी, लेडीज खिलाड़ी, उसने भारत आने से इसलिए मना कर दिया, उसने भारत आने से इसलिए मना कर दिया कि रेप की घटनाएं भारत में दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो फेलियर किसका है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है हमें विश्वास जीतने की। आज हमें महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, सब जगह अपनी महिलाओं का विश्वास जीतना जरूरी है। और उनका तब जीत सकते हैं जब हम उनको सुरक्षा दे पाएंगे या एक माहौल ऐसा दे पाएंगे कि हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित हैं। जहाँ तक बात है जिम्मेदारी की, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें राज्य सरकारों का भी उतना ही रोल है जितना कि केंद्र सरकार का है। लेकिन केंद्र सरकार क्योंकि एक वायदे के साथ में इस देश के अंदर 2014 में आई थी, तो उनकी एक अहम भूमिका उनकी है, उनका एक अहम रोल इसके अंदर हो जाता है। राज्य सरकारों को मदद करनी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आज राज्य सरकारों से सघन मंत्रणा करके ये तय करें कि किस राज्य के अंदर कितने अपराध रेप से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए पेंडिंग हैं। अगर पेंडिंग है तो कितनों में फैसला हुआ है, और नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द हर एक राज्य के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक समयबद्ध सीमा के अंदर उन मुकदमों के फैसले होने जरूरी हैं। जब तक समयबद्ध फैसले नहीं होंगे, अगर हमें समय देंगे, अगर एक मुकदमा 2 महीने में ख़त्म हो सकता है और वो 2 साल या 4 साल या 6 साल के लिए आगे पेंडिंग होता है, तो वहाँ पर अपराधी के छूटने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक समयबद्ध सीमा में और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये मुकदमे स्थानांतरित नहीं होंगे, हमारे, आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे देश के अंदर हमारे जो जजेस की पोस्ट है वो भी खाली है। बहुत सारी जजेस की पोस्ट खाली है। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। सर, कहते हैं ना कि विपक्ष में बैठ के सरकार को कोसना बहुत आसान होता है। 2014 से पहले की बात करें तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और स्टेट में भी। तो इस तरीके का कानून क्यों आपकी सरकार के द्वारा क्यों नहीं बनाया गया, जो आप आज मोदी से दरख्वास्त कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि इस तरह का कानून की बात नहीं है। जब निर्भया वाला विभत्स कांड हुआ तो उसके बाद में बहुत सारे कानूनों में बदलाव लेके आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात उसी वक्त शुरू हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट है का? एक अपराधी को, निर्भया के अपराधी को फांसी लगने में 8 साल लग जाते हैं, उसकी माँ की चप्पल घिस जाती है, तो सर फास्ट ट्रैक कानून है कहाँ? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मायने ये नहीं है कि आपने, एक कोर्ट ने फैसला ले दिया तो उसी फैसले पे वो कोर्ट आदेश जो है वो मान्य हो जाएगा। उसके बाद में अपील भी होती है, और जो अपराधी है या जो दोषी है उसके भी अपने अधिकार तय किए हुए हैं, उसको भी राइट होता है अपील करने का। और आखिरी में उसको राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ पर भी, महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील करने का उसका अधिकार है। उस अधिकार को आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के मायने ये हैं कि एक समयबद्ध सीमा के अंदर वो कोर्ट अपना काम करे। और जैसे अभी आपने देखा होगा, यूपी से एक केस था, भाजपा के नेताजी के ऊपर था, वो दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ और उसके अंदर समयबद्ध सीमा के अंदर फैसला हुआ। तो ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जजेस की भी वैकेंसीज खाली हैं। दिल्ली समेत पूरे भारतवर्ष में आज हज़ारों
वैकेंसीज़ खाली हैं, पहले वो वैकेंसीज़ को भरा जाएगा, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करेंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है पूरे देश के अंदर बननी जरूरी है, जिससे कि इन अपराधों पे अंकुश लगाया जा सके। दूसरा, अपराधियों को ये पता हो कि अगर आपने अपराध किया है, इस तरह का कोई अपराध में आप शामिल हो, तो आपकी सज़ा होगी, ये ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र कसाना जी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक।